परिचय। बच्चों, आज हम अपने नए पाठ श्वसन और गैसों के विनिमय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि हम सांस कैसे लेते हैं? सर, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें पेशी संकुचन के कारण वायु भीतर ग्रहण की जाती है और उसके बाद पेशी शिथिलन के कारण वायु बाहर निकाली जाती है। बहुत अच्छे राहुल। और मनुष्यों में श्वसन अंग कौन से हैं? सर, मनुष्यों में फेफड़े होते हैं जो वातावरण के साथ गैसों का विनिमय करने में उनकी सहायता करते हैं। बहुत अच्छे रेखा। और श्वसन तंत्र के विकार क्या हैं? हमें नहीं पता है सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें श्वसन की पूरी प्रक्रिया और इसके विकारों के बारे में बताऊंगा। इस पाठ में आप श्वसन और गैसों के विनिमय के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: श्वसन अंगों की व्याख्या करना, मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करना, श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन करना, श्वसन आयतन और क्षमताओं की व्याख्या करना, गैसों के विनिमय का वर्णन करना, गैसों के परिवहन का वर्णन करना, श्वसन के नियमन के बारे में जानना, श्वसन तंत्र के विकारों की सूची बनाना। श्वसन अंग। एक जीव और बाह्य वातावरण के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय श्वसन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। वयस्क कशेरुकों में प्राथमिक श्वसन अंग बाह्य और आंतरिक क्लोम, वाताशय या फेफड़े और त्वचा हैं। अकशेरुकों के सामान्य श्वसन अंग श्वसन नलिकाएं और क्लोम हैं। मानव श्वसन तंत्र। मानव में ठीक होठों के ऊपर एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं जो नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष नासा ग्रसनी कहलाने वाली एक गुहा में खुलते हैं। नासा ग्रसनी कंठ क्षेत्र स्थित घंटी द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ श्वास नली के शीर्ष पर स्थित एक उपास्थि संरचना है जिसमें प्रत्यास्थ घोष तंत्री होते हैं जो ध्वनि उत्पादन में स्वर मान के स्रोत हैं। श्वास नली घंटी कहलाने वाली एक संरचना द्वारा खुलती है। कंठच्छद कहलाने वाला ऊतक एक पतला फ्लैप भोजन निकलते समय श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकता है। श्वास नली श्लेष्मा झिल्ली से अस्तरित होती है। ये सभी बाह्य कणों को फंसा लेती है। निचले सिरे पर श्वास नली दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, बाईं और दाईं श्वसनी। उसके बाद प्रत्येक श्वसनी विभक्त होकर द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी और श्वसनिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक श्वसनिका वायु कूपिका कहलाने वाले पतले स्पंजी थैली में समाप्त होती है। दोनों फेफड़े फुफ्फुसावरण कहलाने वाली दोहरी झिल्ली में बंद होते हैं। फुफ्फुसावरण फेफड़ों की सुरक्षा करता है और घर्षण से बचाता है। नासा रंध्रों से श्वसनिकाओं तक का मार्ग चालन भाग का बना होता है जो वायु कूपिकाओं तक वायु पहुंचाता है और वायु कूपिका एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का विनिमय भाग गठित करती हैं। फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम मजबूत पेशियों का एक आवरण है जो फुफ्फुसी गुहा की तली पर स्थित होता है। डायाफ्राम श्वसन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में दो चरण शामिल होते हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन के दौरान
वक्ष गुहा के प्रसार के कारण फेफड़ों में वायु पहुंचती है। वक्ष गुहा पसली पिंजर की तली पर स्थित डायाफ्राम के संकुचन के कारण फैलती है और बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों के संकुचन के कारण पसलियां ऊपर नीचे गति करती हैं। वक्ष गुहा का प्रसार वक्षीय आयतन में भी वृद्धि और वक्षीय दाब में कमी करता है। इसलिए वायु का कुल प्रवाह इसकी दाब प्रवणता गिरा देता है और वायु फेफड़ों के भीतर पहुंच जाती है। निश्वासन के दौरान डायाफ्राम और अंतरापर्शुक पेशियों का शिथिलन होता है, जिसके कारण फेफड़ों के भीतर की वायु का दाब शरीर के बाहर की वायु के दाब से अधिक हो जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन यानी टीवी। सामान्य श्वसन के समय प्रत्येक श्वसनीय चक्र में अंतःश्वासित या निश्वासित गैस का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। अंतःश्वासन सुरक्षित आयतन IRV ये उस अतिरिक्त गैस का आयतन है जो सामान्य अंतःश्वासन के बाद बलपूर्वक अंतःश्वासन के द्वारा अंतःश्वासित की जा सकती है। निश्वासन सुरक्षित आयतन ERV ये उस अतिरिक्त गैस का आयतन है जो बलपूर्वक निश्वासन के द्वारा निश्वासित की जा सकती है। अवशिष्ट आयतन यानी RV इसे बलपूर्वक निश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष बची गैस के आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। अंतःश्वासन क्षमता यानी IC इसे ज्वारीय आयतन और अंतःश्वासन सुरक्षित आयतन के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। निश्वासन क्षमता EC इसे ज्वारीय आयतन और निश्वासन आयतन के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता इसे निश्वासन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैव क्षमता यानी VC गैस का वो आयतन जो अधिकतम अंतःश्वासन की समाप्ति पर फेफड़ों से बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है। फेफड़ों की कुल क्षमता अधिकतम अंतःश्वासन की समाप्ति पर फेफड़ों के भीतर गैस का आयतन। गैसों का विनिमय। सभी जीव वातावरण के साथ गैसों का विनिमय करते हैं। गैसों का विनिमय आवश्यक है ताकि उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए कोशिकाएं आवश्यक गैसें प्राप्त कर सकें और गैसीय उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकाल सकें। श्वसन के माध्यम से गैसों का रक्त के द्वारा वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। फेफड़ों के वायु कोशिकीय स्थानों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक होता है। इसलिए फेफड़ों की वायु से ऑक्सीजन लाल रुधिर कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। साथ ही रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब फेफड़ों की वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से अधिक होता है। इसलिए लाल रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर फेफड़ों की वायु में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा हृदय तक पहुंचता है। इसके बाद सिस्टमैटिक धमनियों द्वारा इसे शरीर में पंप किया जाता है। शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम होता है। इसलिए ऑक्सीजन लाल रुधिर कोशिकाओं से शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब शरीर के ऊतकों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लाल रुधिर कोशिकाओं में
विसरित हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त सिस्टमैटिक शिरा द्वारा हृदय में पहुंचता है और उसके बाद इसे फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा फेफड़ों में पंप किया जाता है, जहां गैस विनिमय पुनः ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों और रक्त के बीच होता है। ऑक्सीजन का बड़ा भाग रक्त में विसरित होता है और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित होती है। ऑक्सीजन का परिवहन। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। आरबीसी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन संयुग्मित प्रोटीन है। इसमें 4 हीम समूह और ग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग चमकीला लाल होता है। ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब के कारण ये आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बंधन कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ताप और विभिन्न अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र एक ग्राफ है जो ऑक्सीजन के विभिन्न आंशिक दाबों पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति को दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोनिक अम्ल, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बामीनो, हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों की कोशिकाओं की लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करती है, जहां ये जल के साथ जुड़कर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस अभिक्रिया को कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, जिसके कारण कार्बोनिक अम्ल बाइकार्बोनेट आयनों और हाइड्रोजन आयनों में विघटित हो जाता है। श्वसन का नियमन। श्वसन का नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में श्वसन केंद्र, अभिवाही और अपवाही तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। मेड्यूला ओब्लांगाटा और पोन्स के श्वसन केंद्र रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बारे में संवेदी जानकारी एकत्र करते हैं और श्वसन पेशियों तक संकेत भेजने के लिए उनका निर्धारण करते हैं। श्वसन तंत्र के विकार। दमा एलर्जी द्वारा होने वाला एक चिरकालिक रोग है। एलर्जी फेफड़ों के आसपास की पेशियों में ऐंठन उत्प्रेरित करके श्वसनिकाओं को सिकोड़ देती है। वातस्फीति रुकी वायु के कारण फेफड़ों की स्फीति के साथ फेफड़ों के ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने से संबंधित है। व्यावसायिक श्वसन विकार। फेफड़ों का एक रोग जो कोयले वाली धूल के अंतःश्वसन द्वारा होता है। क्या आप जानते हैं, लोग जिनके फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है वे अपने शरीर में तेजी से ऑक्सीजन भेज सकते हैं। अधिकतर कशेरुकी जंतुओं में 2 फेफड़े होते हैं। ब्रिटिश लंग फाउंडेशन के अनुसार एक दिन में फेफड़े लगभग 8000 से 9000 लीटर तक वायु अंतःश्वासित करते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी जीव और बाह्य वातावरण के बीच
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय श्वसन कहलाता है। श्वसन में 2 चरण शामिल होते हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन। प्रत्येक श्वसन चक्र में अंतःश्वासित या निःश्वासित की गई गैस का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। गैसों का विनिमय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों और रक्त के बीच होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में किया जाता है। श्वसन तंत्र के विकार दमा, वातस्फीति, व्यावसायिक श्वसन विकार हैं।